जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर, कल 6 जनवरी है और 6 जनवरी का कहा गया था कि खान साहब के खिलाफ जो अल कादर ट्रस्ट केस चल रहा है, मोजेज अदालत उसका फैसला 6 जनवरी को सुनाएगी। आपको याद होगा कि पहले भी जब ये फैसला आने वाला था तो एक सहाफी ने कहा था कि ये फैसला अभी नहीं सुनाया जाएगा। मोहम्मद मालिक साहब ने उस हवाले से खबर दी थी और अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कल 6 जनवरी को ये फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन एक और सहाफी हसन अयूब साहब का अब ये कहना है कि 190 मिलियन पाउंड जो अल कादर यूनिवर्सिटी का केस है उसका फैसला 6 जनवरी को भी नहीं सुनाया जाएगा। जी हाँ जी, अब हसन अयूब साहब ये कह रहे हैं, हुकूमत के करीब समझे जाने वाले सहाफी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी 6 जनवरी को भी ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा। फैसला तहरीर करने में मजीद 8 से 10 दिन लग सकते हैं। अब ये जो siyaasat.pk है उसने भी इसको रिपोर्ट किया हुआ है। इशू ये है कि फैसला तो जज साहब लिख रहे हैं, ये क्या कैसे पहले सहाफियों को पता चल जाता है कि मोजेज अदालत आज फैसला सुनाएगी या कल फैसला सुनाएगी या कल फैसला नहीं सुनाएगी। ये तो अदालत का काम है। अदालत तो इंतजामिया के साथ शेयर नहीं करती, अदालत तो किसी को नहीं बताती। तो इन सहाफियों को कैसे पहले पता चल जाता है? पहले जो मालिक साहब की खबर थी वो तो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, फैसला नहीं सुनाया गया। अब हसन अयूब साहब भी ये कह रहे हैं कि कल 6 जनवरी को ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा। तो आप देखते हैं जनाब, ये कल फैसला सुनाया जाता है या नहीं सुनाया जाता। एक ये तासुर भी है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उन मुज़ाकरात के दौरान कोई इस किस्म की बात नहीं होगी, कोई इस किस्म की सजा नहीं सुनाई जाएगी कि जिनसे मुज़ाकरात मुतासिर हो सकें। ये भी बात भी कही जा रही है। लेकिन अगेन इससे तासुर तो ये मिलता है कि खुदा न खास्ता जैसे इंतजामिया और अदलिया जो है वो मिल के कोई काम करते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। अदलिया तो आजाद होती है, अदलिया का इंतजामिया से तो कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हसन अयूब साहब कह रहे हैं कि जी कल 6 जनवरी को ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा। अब देखते हैं कि ये सुनाया जाता है या नहीं सुनाया जाता। 24 घंटे ही रह गए, कल तक सूरत क्लियर हो जाएगी। दूसरी जो बड़ी खबर है जी, स्टारलिंक, एलन मस्क का इंटरनेट पाकिस्तान आ रहा है। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था कि वो काफी अरसे से इस हवाले से काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो मामला चल रहे थे और बहुत सारी ट्वीट्स वगैरह हो रही थी, उस वक्त भी मैंने अर्ज किया था कि ये जो स्टारलिंक इंटरनेट है इसके लिए आपको हार्डवेयर की भी जरूरत होती है और उसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन भी पे करनी पड़ती है। अगर आप बरतानिया की मिसाल ले लें तो तकरीबन 200-250 पाउंड का, यानी जो 1.5 लाख से भी ऊपर रकम बनती है, उसका तो आपको सिर्फ वो छोटा सा कैंटीना लेना पड़ता है। उसके बाद आपको उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन भी देनी पड़ती है। तो इतना आसान नहीं है कि जी स्टारलिंक आएगा और सब लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और सबके लिए फ्री होगा। नहीं, एलन मस्क की कोई भी चीज जो है वो एक कारोबारी शख्सियत है, वो आवाम के लिए उस तरह फ्री नहीं होती। आप एक्स को ही देख लें, जब से वो आए हैं पहले एक्स के ऊपर जिनका वेरीफाइड अकाउंट होता था वो फ्री होता था, अब उसके लिए भी आपको मंथली फीस देनी पड़ती है। इसी तरह आप उनके दीगर जो प्रोजेक्ट्स देख लें, हर किसी के अंदर आपको उनकी कारोबारी वो जो सलाहियतें हैं वो नजर आती हैं। टेस्ला गाड़ी को देख लें, अब मैंने कुछ दिनों चलाई भी है टेस्ला गाड़ी, बहुत सारे मॉडल्स के अंदर बैठा हुआ भी हूं, तो वो कोई इतनी आरामदेह गाड़ी भी नहीं है। और शुरू में तो टेस्ला ये कर रही थी कि जी उसके अंदर कंप्यूटर वगैरह लगे हुए हैं, वो अपने पार्ट्स भी खुद बता देती है कि जी अब नए पार्ट्स आने हैं। तो वो हर चीज में काफी ज्यादा कमर्शियलिज्म होता है उनके वेंचर्स के अंदर। तो जो लोग ये आस लगाए बैठे हैं कि जी स्टारलिंक यहां आ जाएगा और सब लोग स्टारलिंक मुफ्त इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और एलन मस्क जो है वो फ्री स्पीच के लिए सबके लिए स्टारलिंक खोल देगा, ऐसी सूरत हाल नहीं है। वो इधर भी स्टारलिंक जब आएगा उसको अशराफिया ही इस्तेमाल करेगी, वो लोग जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और एलन मस्क साहब ने भी कहा कि जी मैं हुकूमत से इजाजत हम ले रहे हैं। तो अब वो हुकूमत जिसने मुल्क में इंटरनेट बंद किया हुआ है, वो हुकूमत जिसने एक्स कब से बंद किया हुआ था, अब ये खबरें आ रही हैं कि जी एक्स आज से जो है वो बगैर वीपीएन के इस्तेमाल हो रहा है। मैंने एक दफा चेक किया है, वो चल पड़ा था, लेकिन यू नेवर नो, कभी कभी बीच में कुछ देर चलता है फिर बंद हो जाता है। पर एनीवे, वो हुकूमत जिसके इंटरनेट के हवाले से जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर दुनिया भर से तनकीद हो रही है, उससे इजाजत लेके एलन मस्क साहब जो यहाँ पे चीज लॉन्च करेंगे वो जनाब जो है वो इसी तरह चलती रहेगी। ऐसा नहीं होता, जब हुकूमत ने वो बंद करना होगा हुकूमत वो भी बंद कर देगी। तो ये कोई फ्री स्टारलिंक किसी के लिए नहीं आ रहा। हाँ, दुनिया भर में स्टारलिंक लोग इस्तेमाल करते हैं। इवन के भारत की जो वो रियासतें जो बर्मा के करीब हैं, वहां पे मणिपुर वगैरह, वहां पे जो रेबल्स हैं, वहां पे जो फोर्सेस हुकूमत के खिलाफ लड़ रही हैं, वो लोग भी स्टारलिंक इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कि बर्मा में स्टारलिंक इस्तेमाल करने की इजाजत है। तो वहां पे अगर आपके पास स्टारलिंक का हार्डवेयर है
تو اس کو لگا کے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی رپورٹس وہاں پہ ہوتی رہی ہیں, عالمی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کرتا رہا ہے. تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہی اسٹار لنک آئے گا اور آپ لوگ موبائل پہ فری اسٹار لنک استعمال کرنا شروع کر دیں گے, ایسی بات نہیں ہے. وہ بڑا مہنگا ہوتا ہے اسٹار لنک, اور اس کو استعمال کرنے کے لیے جو ہے نا کافی پیسے دینے پڑتے ہیں. اچھا جی, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جی وہ کون سی حکومت ہوتی ہے جو اپوزیشن کو کہتی ہے کہ جی ہماری حکومت کو چلنے دیں. بنیادی طور پہ اس وقت جو عمران خان صاحب سے باتیں ہو رہی ہیں, حکومت انگیج کر رہی ہے اپوزیشن کو, وہ ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں چلنے دیں. وہ ان سے یہ گارنٹی مانگ رہی ہے. بار بار کہا جاتا ہے نا کہ تحریک انصاف ریٹن کچھ لکھ کے دے, اس لیے کہ پھر حکومت نے اس کے اوپر بیانیاں بنانا ہے, ہر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہنا ہے یہ دیکھیں جی NRO ہم سے مانگ رہے تھے. لیکن حکومت کیا مانگ رہی ہے؟ جب بھی پوچھو تو وہ کہتے نہیں جی ہم تو کچھ بھی نہیں مانگ رہے. بنیادی طور پہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, حکومت وہ مانگ رہی ہے. حکومت عمران خان صاحب سے کہہ رہی ہے کہ جی ہماری حکومت چلنے دو. آپ تو کہتے ہیں کہ وہ ریلیونٹ ہے, وہ جیل میں ہے, اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ آپ نے ساری قیادت ان کی جیل میں ڈال دی, ان کے اوپر گولیاں بھی چلا دی, ان کو گرفتار بھی کر لیا, ان کے گھر بھی توڑ دیے. اس کے بعد بھی آپ ان سے گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ جناب ہماری حکومت چلنے دیں. اب یہ اگلی جو خبر ہے یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, اور یہ خبر آج ہی ڈان میں لگی ہوئی ہے, سامنے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. نو اکنامک اسٹیبلٹی if tension runs high. یہ احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ معاشی استحکام نہیں آ سکتا اگر سیاسی پارا اوپر ہوگا. آپ اس کو تھوڑی سی خبر کی اگر ڈیٹیلز پڑھیں تو جو فیڈرل منسٹر فار ڈیولپمنٹ احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ جو ٹیمپریچر ہے وہ نیچے آئے تاکہ اکنامک اسٹیبلٹی قائم ہو سکے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب کہ اس حکومت کا جو اکنامک ایجنڈا ہے وہ کمیٹڈ ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر جو کنٹری کا جو سیاسی پارا ہے اس کو ٹھنڈا کیا جائے, اس کو نیچے کیا جائے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کامیاب قومیں ہوتی ہیں وہ پیس اسٹیبلش کرتی ہیں اور پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے اس کو اچیو کرتی ہیں. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی اگین انہوں نے بات کی. اس میں بنیادی طور پہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ہماری حکومت چلنے دیں, تو تبھی یہاں پہ معاشی ترقی بھی تبھی آئے گی جب عمران خان ہماری حکومت چلنے دے گا. بھائی آپ تو کہتے تھے کہ اس کی حکومت کا خاتمہ ہوگا تو یہاں پہ جناب دودھ شہد کی نہریں بہہ جائیں گی. 6 مہینے کا ٹائم دیا جاتا تھا, لیکن اگین اب یہ اس سے ضمانت مانگی جا رہی ہے کہ آپ ہماری حکومت چلنے دیں. اچھا, اس سے پہلے دعوے کس قسم کے تھے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپریل 2024 کی خبر ہے کہ سعودی فارن منسٹرز وزٹ ٹو لیڈ انویسٹمنٹ ورتھ بلینز آف ڈالرز ان پاکستان. PM شریف کہ سعودی فارن منسٹر کا جو وزٹ ہوا ہے پاکستان کا, اس کے بعد اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ جائے گی. آگے یہ ڈان کی خبر ہے جناب, اگین مئی 2024 کی خبر ہے کہ جو PM ریٹرنز فرام UAE ود 10 بلین پلیج کہ شہباز شریف صاحب UAE سے واپس آئے ہیں اور 10 ارب ڈالر کی جناب گارنٹی کے ساتھ واپس آئے. ان کو پلیج کر دیا گیا ہے کہ ان کو 10 ارب ڈالر پاکستان آ رہا ہے. کتنا آیا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, آپ ضرور بتائیے گا. اسی طرح یہ 5 ستمبر 2023 کی خبر ہے, اور وزیر اعظم تھے اس وقت انوار اللہ کاکڑ صاحب, جن کو لگا کے گئے تھے شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور بلاول صاحب. انہوں نے بتایا کہ جی پاکستان ایکسپیکٹس $50 بلین 50 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ فرام سعودی عربیہ UAE ود ان 5 ایئرس. تو جناب یہ کاکڑ صاحب نے کہا کہ 5 سالوں میں 50 ارب کی انویسٹمنٹ آئے گی. 1 سال سے تو زیادہ ہو چکا ہے, کیا 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ گئی؟ 5 سالوں میں 50 ارب کی جو انہوں نے بات کی تھی 2023 میں, 1 سال سے تو زیادہ ہو چکا ہے. تو اوسطاً پھر 10 ارب ڈالر تو ہر سال آنے چاہیے تھے, کیا وہ آ گئے؟ اسی طرح ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے اگین 4 ستمبر 2023 کی, پاکستان آئز 25 بلین سعودی انویسٹمنٹ. کاکڑ سیز گورنمنٹ ٹو کم اپ وتھ آؤٹ آف باکس سولوشن آن پاور سیکٹر. تو یہ آؤٹ آف باکس سولوشن جناب غیر روایتی سولوشن اور سب کچھ کر کے دیکھ لیا, اور اس وقت کبھی کہہ رہے ہیں جی 25 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, کبھی کہہ رہے ہیں کہ جناب 50 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, کبھی 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے. یہ اگلی خبر بھی دیکھ لیں. یہ خبر جناب اکتوبر 2024 کی ہے. خبر ہے کہ پاکستان میں 27 ارب ڈالر کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری متوقع ہے. جی ہاں جی. اسی طرح جناب یہ آج نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے اسی خبر کو کہ دوست ممالک پاکستان میں 27 ارب ڈالر سرمایہ کاری کریں گے. احسن اقبال صاحب, تو بھائی دوست ممالک کس چیز میں سرمایہ کاری کریں گے؟ کون سی فیکٹریاں یہاں پہ لگیں گی؟ جو یہاں کے حکمران ہیں
क्या उनकी फैक्ट्रियां यहाँ पे लग रही हैं, क्या उनके बच्चे आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या उनका पैसा यहाँ पे है? यहाँ पे तो जो ही जिसके पास पैसा आता है वो पहले जाके लंदन या दुबई या किसी और जगह पे खुद इन्वेस्टमेंट कर लेता है। वैसे ये जो अनस्टेबल कंट्रीज होती हैं या फिर ऐसी कंट्रीज जहां पे अवाम की मंशा के मुताबिक हुक्मरानी नहीं हो रही होती, वो जितनी भी आसूदा भी हो जाएं, उनके हुक्मरानों के अपने जो पैसे होते हैं ना, वो अमेरिकन फंड्स में, वो लंदन की स्टॉक मार्केट में, लंदन की प्रॉपर्टी में, या किसी और जगह पे पनामा के किसी जो है कंपनी में, ऑफशोर किसी बैंक अकाउंट में, वहां पे पड़े होते हैं। ये आप मशरक़ वुस्ता के जो बड़े बड़े लीडरान हैं उनके असासे चेक करें कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स किस जगह पे हैं, किन ममालिक में। उन्होंने भी सब मगरिब में की हुई है जहां पे हकीकी जमहूरियत है। तो पाकिस्तान में बड़ा इशू ये है कि अगर आपके अपना जो हुक्मरान तबका है वो इधर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है तो कोई और आके क्यों इन्वेस्ट करेगा। अब ये 20 अरब 27 अरब 50 अरब क्या है सऊदी अरब के लिए या यूएई के लिए, कुछ भी नहीं है। वो एक दिन में कर सकते हैं। आप जाके सिर्फ गूगल करें और देखें कि जो अरब हुक्मरान हैं, जो अरब रियासतें हैं, वहां के जो बड़े बड़े लोग हैं, उनका कितना पैसा, उन हुकूमतों का कितना पैसा यूरोप में, अमेरिका में इन्वेस्ट है। देख लें वो कितनी इन्वेस्टमेंट वहां पे करते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे। ये तो पीनट्स हैं, लेकिन वो भी अभी तक यहां पे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, ये बड़ा क्वेश्चन है। देखें, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक यहाँ पे मामलात सही तरह नहीं चल रहे होंगे, तब तक ये सारी चीजें हल नहीं हो सकती। ये अब आप सामने खबर देख लें, दुनिया न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है कि कोई ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसकी 16 एकड़ जमीन वागुजार करवाई गई है, छुड़वाई गई है कब्जा माफिया से। ये सोशल मीडिया के ऊपर भी ये खबर काफी गर्दिश कर रही थी। ARY न्यूज ने पहले इस खबर को रिपोर्ट किया। उस शख्स ने आर्मी चीफ से अपील की, आर्मी चीफ साहब ने उसका नोटिस लिया और या फिर अपील करने, उनसे जब अपील की गई उसके बाद ये जमीन छुड़वा ली गई। अब ये हालत है मुल्क में कानून की अमलदारी की कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसने यहां पे जमीन खरीदी है, उसकी जमीन पे कब्जा हो गया, तो जब तक उसने आर्मी चीफ साहब से नोटिस लेने का नहीं कहा, उन्होंने उसको नहीं देखा मामलात को, तब तक जो है उसकी जमीन जो है वो नहीं छुट सकी। 2020 से उसके ऊपर कब्जा था। ये काम तो हुकूमतों का है। जमीन कहां पे थी? हाफ डैम के पास, सिंध हुकूमत के मातहत। ये हालत है जनाब यहाँ पे जमहूरी हुकूमतों की कि जनाब अगर किसी ओवरसीज पाकिस्तानी की जमीन भी छुड़वानी है तो उसको भी अपील करनी पड़ती है आर्मी चीफ से। आर्मी चीफ नोटिस लेंगे तो बेचारे शहरियों के मामलात हल होंगे। तो जब आइन और कानून की ये अमलदारी हो कि जो 1960 की दिहाई से सिंध में बैठे हुए हैं, अभी 15 बरस से तो तकरीबन ये बराह रास्त हुकूमत कर रहे हैं, मसलसल हुकूमत कर रहे हैं सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन नोटिस लेना पड़ता है आर्मी चीफ को अगर किसी बेचारे शहरी की जमीन जो है वो छुड़वानी पड़े। तो ये बड़ा मसला, बड़ा इशू इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ का है। कितने लोगों का जनाब यहाँ पे हुकूमत के अहम शख्सियात नोटिस लेती रहेंगी? जब तक आइन और कानून की अमलदारी नहीं होगी, जब तक लोगों को यकीन नहीं होगा, तब तक ये मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। रूल ऑफ लॉ इज बेसिक। अगर आप मशरक़ वुस्ता की रियासतों की भी मिसाल ले लें, वहां पे आपको आसूदगी नजर आती है, ऑब्वियसली बहुत सारे वहां पे मसाइल भी होंगे, लेकिन रूल ऑफ लॉ एक हद तक है कि जनाब ये नहीं हो सकता कि आप कानून तोड़ें और आपको कोई पूछेगा नहीं। आपको उसी कानून के अंदर काम करना पड़ता है। यहाँ पे सिंध में बेहतरीन जमहूरियत चल रही है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जे हो रहे हैं और उन बेचारों को फिर आर्मी चीफ से अपील करनी पड़ती है कि जनाब ये हमारे साथ जुल्म हो गया। तो ये फेलियर नहीं है मुराद अली शाह साहब की हुकूमत का, बिलावल की हुकूमत का। तो अगर हमने मुल्क के अंदर प्रॉस्पेरिटी को लेके आना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करनी है, जिस तरह एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि मुल्क के अंदर आइन और कानून की अमलदारी हो। जिसको वोट पड़े उसकी हुकूमत हो। फॉर्म 45-47 की बहस ना हो रही हो, मुबैना तौर पे जो इलेक्शन हारे हों वो मुल्क पे हुक्मरानी ना कर रहे हों। अगर ये सूरत हाल होगी, इस किस्म की सिचुएशन होगी कि जनाब अदालतों से फैसले क्या आने हैं वो भी पहले सहाफी बता रहे होंगे कि इस दिन फैसला आएगा या उस दिन फैसला नहीं आएगा। अदालतें जेल के अंदर जाके जिस तरीके से ट्रायल कर रही हैं वो भी सबके सामने है। जब तक ये सूरत हाल रहेगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक ख्वाब भी आपका रहेगा, वो कभी भी नहीं आ सकता। उसके लिए पहली चीज ये है कि मुल्क के अंदर, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, कि आइन और कानून की अमलदारी हो। जब तक वो नहीं होगी तब तक डायलॉग होंगे, बातें होंगी, दावे होंगे, नारे होंगे और इसी तरीके से अगले 76 बरस भी हमारे गुजर जाएंगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।